हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीमिट। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में टेस्ट सीरीज जो है रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज 7 कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स मैंने 1 से लेकर 6 तक करा चुका है, जो कि आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद से आप जब मन करे वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो बताना है बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा, जो कि बलथर मिट्टी है, जो कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में नहीं पाई जाती है। और यह बिहार के उत्तरी गंगा मैदान जलोढ़ मिट्टी का द्वारा निर्मित है। तो याद कर लीजिएगा, बिहार के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे, ये बलथर मिट्टी जो नहीं है। और कौन सी है, तो उत्तरी गंगा मैदान में, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है। और बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का 90% क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी का ही बना है। और गंगा जो है गंगा नदी जो है, गंगा नदी के उत्तर स्थित में जलोढ़ मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों की प्राप्ति से होती है। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका 38 का C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। वर्ष 2023 में कांगो देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो हरियाणा में है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना कौन, तो कांगो। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और कांगो की राजधानी जो है, कांगो जी है, इसकी राजधानी जो है वो कहाँ है, तो कांगो की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो ब्राज़ाविले है। क्या है, ब्राज़ाविले, इसकी राजधानी है कांगो का ब्राज़ाविले। तो याद कर लीजिएगा, कांगो की राजधानी है क्या है, ब्राज़ाविले। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर 5% से अधिक है। तो बताना है 41 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर जो है 5% से कम है, तो नालंदा आंसर हमारा हो जाएगा। नालंदा जिले के शहरीकरण की दर जो है 5% से क्या है, अधिक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, C हो जाएगा, विंध्यन क्रम शैल हो जाएगा। 42 का आंसर हमारा C हो जाएगा। बिहार में विंध्यन क्रम शैल में पाइराइट पाया जाता है। और कुडप्पा जो है, कुडप्पा क्रम के बाद भारत में विंध्यन क्रम की शैल का विकास हुआ था। और बिहार में विंध्यन क्रम की शैल जो है वह दक्षिणी पश्चिमी रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, यह विंध्यन क्रम की शैली जो है कहाँ पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, तो कैमूर में, बिहार के कैमूर तथा और किस जिले में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है। कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वाला जिला कौन सा है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा B हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। जो कि सहरसा का जो है फ्रेंड्स वो हमारा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला रहा है। और सहरसा का कितना % रहा है साक्षरता में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, सहरसा का जो है 41.68% रहा है। और मधेपुरा का जो है, मधेपुरा का रहा है 41.74%। और पूर्णिया का जो रहा है वो रहा है 42.34% रहा है।
तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सहरसा, जो कि 41.68% हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो बताना है, यूक्रेन से भारतीय की जो वापसी हुई थी उस समय भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा जो है उस समय शुरू हुआ था, और वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु चलाया गया मिशन था। कौन सा? तो वंदे भारत मिशन। तो याद रखिएगा दोनों मिशन को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है वो 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे जो है रंगों में 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है वो आइजैक न्यूटन ने की थी, और हेनरी मोसले ऑप्शन दिया है, और मेंडेलीफ। तो हेनरी मोसले किसके खोज किए थे फ्रेंड्स? तो चलिए बता देता हूँ, हेनरी मोसले जो है वो आवर्त सारणी का खोज किए थे। किसका? तो आवर्त सारणी का। ठीक है। और आइजैक न्यूटन जो है इसका किए थे, प्रकीर्णन की घटना की खोज किए थे 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की खोज को। इसमें और भी है, जैसे में मेंडेलीफ है, तो मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी का खोज किए थे। सॉरी फ्रेंड्स, आवर्त सारणी तो ये हो गया। ये आवर्त जो है आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है इनको। पीरियडिक लॉ है, पीरियडिक लॉ की खोज जो है मेंडेलीफ ने की थी। तो इसको हम यहाँ पे, तो फ्रेंड्स मेंडेलीफ जो है वो तत्वों के आवर्त सारणी का क्या किया था? तत्वों के आवर्त सारणी को उन्होंने प्रतिपादन किया था। तत्वों के आवर्त सारणी को प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये मेंडेलीफ थे। और फ्रेंड्स जो हेनरी मोसले थे वो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1913 में किए थे ये। कौन? तो हेनरी मोसले। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो 46 का आंसर बताना है फ्रेंड्स। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व, क्योंकि अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण जो है अधातुओं का लक्षण है, और यहाँ परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व जो है एक अधातु तथा अर्थात नाइट्रोजन है, जो कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्या होती है? तो क्षारीय होती है। जैसे में Na2O, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा? ZNO फ्रेंड्स। उसके बाद से हमारा Na2O हो जाएगा, सॉरी ZNO नहीं होगा, हमारा हो जाएगा K2O हो जाएगा, और Ca हो जाएगा। तो ये सब जो है फ्रेंड्स, ये जो है प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये प्रकृति में क्या होते हैं? क्षारीय हैं। ये सब क्षारीय हैं। और कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जैसे में Al2O3, ZNO, PbO, SnO2। तो ये सब जितने भी हैं ये सब ऑक्साइड हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और धातु जो होते हैं आवर्त सारणी के बाएं भाग में पाए जाते हैं, जबकि अधातु जो है वो दाएं भाग में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा बाएं भाग में हमारा, जैसे में ये हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो याद रखिएगा ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया। तो बाएं भाग में मीन्स कि हमारा लेफ्ट साइड में कौन से धातु पाए जाते हैं? तो धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में जो है पाए जाते हैं। इधर धातु पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और इधर जो है अधातु पाए जाते हैं। राइट साइड में क्या पाए जाते हैं? अधातु पाए जाते हैं, और बाएं साइड में धातु पाए जाते हैं। याद रखिएगा बाकी सभी तत्व जो हैं वो धातुएं हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व जो है मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, कि नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और पौधों को वृद्धि तथा विकास के लिए 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, जैसे में द्वितीयक पोषक तत्व है, इसकी आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम होती है, जैसे में Ca कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
और सल्फर हो गया। और फ्रेंड्स हमारा मुख्य पोषक तत्व जो है ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये सब जितने भी हैं तत्व जो हैं, ये सब इनकी आवश्यकता आवश्यक पौधों को बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर और इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा बोहर ने कहा था। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह बोहर ने कहा था। और इससे संबंधित योजना को बोहर और ब्यूरी ने 1921 में अपने द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया। और परमाणु के नाभिक का सिद्धांत जो है वो किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। याद रखिएगा, परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो है परमाणु के नाभिक का सिद्धांत जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था, याद रखिएगा। और परमाणु की संरचना का आधुनिक सिद्धांत जो है वो श्रोडिंगर ने दिया था। श्रोडिंगर ने दिया था, जो कि परमाणु की संरचना का आधुनिक सिद्धांत श्रोडिंगर ने दिया था। और परमाणु के नाभिक का सिद्धांत जो है रदरफोर्ड ने दिया था। तो इसे याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा 49 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो मरासमस आंसर हमारा हो जाएगा और क्वासियोरकर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है फ्रेंड्स, ए और बी हो जाएगा। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोरकर और मरासमस नामक रोग हो जाता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर ये एनीमिया रोग होता है, ये तो जानते हैं आप। और फेफड़ों तक सांस ले जाने वाली नलियों की अंदरूनी परत पर सूजन हो जाने को क्या कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस रोग कहा जाता है। और यह वायरस संक्रमण से होता है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई और बी हो जाएगा। आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय जो है किसके द्वारा होता है? 50 का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पौधों में गैसों का विनिमय जो होता है वो स्टोमेटा से होता है, और फ्रेंड्स लेंटिक्स होता है, ठीक है, तथा क्यूटिकल, ये तीनों से होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी आंसर हमारा हो जाएगा स्टोमेटा, लेंटिकल्स और क्यूटिकल। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुणधर्म जो है वो हमारा कौन सा गुणधर्म जो है फ्रेंड्स सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो है सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? तो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। और जो है आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है, यह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है। तो याद रखिएगा, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं और फ्रेंड्स यह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब जो है देखा जा सकता है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। आंसर क्या हो जाएगा 52 का। तो 52 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण। केवल उत्तल दर्पण से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अतः किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के प्रयोग से देखा जा सकता है। और उत्तल का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि दृश्य जो है क्षेत्र है रियर व्यू जो है बहुत बड़ा होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कैसी होती है, तो घनात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो घनात्मक होती है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, तो आभासी एवं अवास्तविक होता है और दोनों प्रकृति के होते हैं। और समतल दर्पण द्वारा सीधा आभासी एवं वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से सीधा आभासी एवं वस्तु के बराबर, लेकिन अवतल दर्पण से
आभासी एवं वास्तविक बनता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो घनात्मक होती है, याद रखिएगा। तो और उत्तल दर्पण का वस्तु कैसा बनता है, तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स की शाखा एक ऐसी जैसी संरचना को डैश कहा जाता है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, शाखिका हो जाएगा, जो कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है। शाखिका को डेंड्राइट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो डेंड्राइट कहा जाता है, इसको डेंड्राइट कहा जाता है। और फ्रेंड्स, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, याद रखिएगा। न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है की गई थी। तो किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, 54 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा विलियम एडम्स के द्वारा। लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी, और विलियम एडम्स ने इसकी स्थापना जो है 1839 में की थी। इसकी स्थापना जो है कब की थी, तो 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स जो है इसकी एक शाखा जो है 1843 में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन थे, याद रखिएगा। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना। देखिए फ्रेंड्स, क्या था इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वह इस संस्था का उद्देश्य जो था ब्रिटिश शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उनका प्रचार प्रसार करना और जनता की उन्नति सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना था। तो याद रखिएगा। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने कब हुआ था, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, ये तो फ्रेंड्स ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था, इसकी स्थापना जो है हमारा 1839 में हुई थी लंदन में, जबकि विलियम एडम्स ने किया था। और जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1851 में हुआ था, याद रखिएगा। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जो थे राधाकांत देव थे, और इसके सचिव जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विलियम एडम्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, गोरखपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोरखपुर में समानांतर सरकार जो है की स्थापना नहीं हुई, ये नहीं हुई फ्रेंड्स, बोल रहा है कि स्थापना नहीं हुई थी। तो ये हमारा गोरखपुर में नहीं हुआ था। बलिया यूपी में चितू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। पहला समानांतर सरकार का गठन जो है बलिया में ही हुआ था, याद रखिएगा। पहले समानांतर सरकार का गठन जो है कहाँ हुआ था, तो बलिया में हुआ था, जो कि बलिया कहाँ पड़ता है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा गोरखपुर, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक जो है किस द्वीप पर स्थित है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था फ्रेंड्स, कल या परसों की वीडियो में था ये क्वेश्चन। 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अंडमान हो जाएगा। मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक जो है वह किस हमारे कौन से दिशा में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। और अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी जो है वो कलपोंक नदी है, सैडल पीक की ढलान से प्रारंभ होती है। और सैडल पीक की ऊंचाई भी मैंने बताया था कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी ऊंची है, तो 737 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, याद कीजिएगा। इसकी ऊंचाई जो है वह 737 मीटर है। और सैडल पीक जो है राष्ट्रीय उद्यान से यह चोटी यह घिरी हुई है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से यह चोटी जो है घिरी हुई है। तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 32.54 वर्ग किलोमीटर के यह रेंज में घिरा हुआ है। कौन सा, तो हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने की थी, तो बताना है। 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सदाकत आश्रम की स्थापना जो है वह मजरूल हक ने की थी, जिसका ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हूँ
मजरुल हक ने की थी इसकी स्थापना। और मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी फ्रेंड्स। और इस आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में की गई थी, याद रखिएगा। और सदाकत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य और आश्रम। इस आश्रम की स्थापना में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के उन छात्रों का सहयोग प्राप्त था जिन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना संस्थान को छोड़ दिया था। और सदाकत आश्रम जो है, सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का मुख्यालय रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु जो है 28 जनवरी 1963 को सदाकत आश्रम में हुआ था। और सदाकत आश्रम की स्थापना जो है वो कब किया गया था, तो याद रखिएगा मजरुल हक ने 1921 में इसकी स्थापना जो है ये किए थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका स्टार इसको लगा देते हैं, आंसर हमारा ई हो जाएगा। और इसका डी हो जाएगा उपयुक्त में से, सॉरी फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा, मैंने डी पे लगा दिया था, ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इनमें से होगा। और आंसर हमारा हो जाएगा मजरुल हक जिन्होंने स्थापना की थी 1921 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है किस राज्य में है। तो रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है किस राज्य में है, आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। जो कि रेगुर काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी जो है वो किसके लिए फेमस है, तो प्रसिद्ध है कपासी मिट्टी जो है, काली मिट्टी जो कि कपासी मिट्टी भी बोलते हैं उसको, वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और यह मिट्टी का फैलाव जो है भारत में 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र के अतिरिक्त गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तक में यह मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि रेगुर काली मिट्टी का जो है विस्तार किस किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सभी हो जाते। इसमें तो हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन हमारे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ की वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी पश्चिम मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे काली मिट्टी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कुल का 1/12 सदस्य जो होते हैं वह हमारे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। और विधान परिषद की संरचना जो है अनुच्छेद 171 में की गई है। विधान परिषद की जो है इसकी संरचना जो है अनुच्छेद 171 में की गई है, याद रखिएगा। और विधान परिषद का 1/3 सदस्य को विधानसभा चुनता है। और विधान परिषद का 1/3 सदस्य को स्थानीय निकायों चुनता है। विधान परिषद का 1/12 सदस्य को स्नातक मतदाता चुनता है। और विधान परिषद का 1/12 सदस्य को शिक्षक चुनता है। और 1/6 को राज्यपाल कला, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में चुनता है। तो याद रखिएगा। और विधान परिषद का गठन जो है ये तो हमारा जो है फ्रेंड्स विधान परिषद जो है अनुच्छेद 169 के आधार पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। और जो है विधान परिषद की संरचना जो है, संरचना ये फ्रेंड्स है, याद रखिएगा। संरचना जो है 1971 में किया गया था। और जो है अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन जो है हुआ था किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 169 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन हुआ था। और संरचना पूछेगा तो अनुच्छेद 171 में हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो 1/12 सदस्य। 1/6 सदस्य जो है किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं फ्रेंड्स, तो ये राज्यपाल द्वारा होते हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा होते हैं। और कुल का 1/3 भाग जो है यह किसके द्वारा होते हैं, तो विधानसभा इन्हें चुनता है, विधानसभा इन्हें चुनता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था।
किसने जो है कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? तो आंसर हमारा हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन जो है किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किए थे और बहुमुखी व्यक्तित्व के घनी मालवीय जी के एक शिक्षावाद थे, जो कि इन्होंने 1909 में लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र का जो है लीडर समाचार पत्र का इन्होंने पत्र का प्रकाशन किया था। कब किया था? तो फ्रेंड्स 1909 में किया था, याद रखिएगा। 1909 में इन्होंने लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा नामक संगठन का गठन भी किया था। तो याद रखिएगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि याद करने वाला है, जो कि एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जाम पूछा हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है और किन्होंने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। याद रखिएगा, जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना जो है इन्होंने ही किया था। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था, जिसको BHU बोलते हैं, बनारस BHU इसको बोलते हैं, बनारस में है जो। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा हमारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ जो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से हुआ था, जो कि गांधी जी वायसराय के गांधी जी हुए थे वायसराय के साथ एक संक्षिप्त भेंट के पश्चात गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपनी योजना सामने रखी, जिसमें सर्वप्रथम 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही बने और इलाहाबाद में द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन सत्याग्रह के पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश की पठारी भाग में स्थित है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सोन हो जाएगा। बिहार की किस नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो सोन हो जाएगा। 63 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है और यह नदी जो है लगभग 784 किलोमीटर लंबी है। यह नदी दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, और झारखंड और बिहार से प्रवाहित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से बताना है कौन हमारा सही है। तो जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली पराजित हुआ था, ये फ्रेंड्स जो है हमारा ये गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी गलत है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है टीपू सुल्तान की पराजय हुई, तो ये हमारा सही है। इसमें सही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। याद रखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसको कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के किला के निकट लड़ते हुए टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मारा गया। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने मैसूर के पुराने राजा वाडियार जो थे वंशीय चिक्का कृष्णराज के वंशज को मैसूर का राज सौंप कर उसके साथ सहायक संधि किया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला था, जिसमें हैदर अली को विजय प्राप्त हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर में जो है वह
ये 1700 ये बोला है कि हैदर अली पराजित हुआ था, लेकिन हैदर अली इसमें जीत गया था, इसकी जीत हुई थी। तो ये फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 1767 से लेकर और 1769 तक यह प्रथम युद्ध इसका चला था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था, जो कि मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह हमारा 1784 तक समाप्त हुआ था। और इसका जो है यह किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। मंगलौर की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो 1780 से कब तक चला था? 1780 1784 तक चला था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। क्वेश्चन है, थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हमारा हो जाएगा नासिक मुंबई। थाल घाट जो है किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है थाल घाट। और थाल घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है, जो कि पश्चिमी घाट में थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, यह 3 महत्वपूर्ण दर्रा हैं। और भोर घाट जो है दर्रा से होकर कोंकण रेलवे गुजरता है, और कोंकण रेलवे की लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। और कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर तक गुजरती है, याद रखिएगा। और भोर घाट दर्रा जो है मुंबई से पूना, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। थाल घाट हो गया, और हमारा भोर घाट जो है फ्रेंड्स यह जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो मुंबई से पूना, मुंबई से जो है सॉरी फ्रेंड्स, पुणे, यहाँ पे पुणे तक जाती है, याद रखिएगा। मुंबई से जो है पुणे तक इसकी जो है संपर्क मार्ग है। और पाल घाट जो दर्रा है कोयम्बटूर से कोचीन, याद रखिएगा, पाल घाट दर्रा जो है यह जो है कोयम्बटूर से कोचीन। भोर घाट जो है मुंबई से पुणे, और पाल घाट जो है कोयम्बटूर से कोचीन की ओर, यह यहाँ तक इसकी संपर्क मार्ग है। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है किस महादेश में है? तो आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है किस महादेश में है? 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आल्प्स यूरोप महादेश की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और यह पर्वत जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और स्लोवेनिया और मोनाको, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टीन और तक में फैला हुआ है। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो ऊंची चोटी मोंट ब्लैंक है, फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा। यह आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है यह कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा, मेन फ्रांस हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रिया हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, हमारा जर्मनी हो जाएगा, उसके बाद से इटली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी इसमें जो है या बहुत सारे कंट्री तक फैला हुआ है, स्लोवानिया, मोनाको, स्विट्जरलैंड तक यह फैला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में, जो कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सभी कंट्री में फैला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश जो है स्थलरुद्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में इथोपिया जो है देश स्थलरुद्ध देश है। अफ्रीका का सींग जो है पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है, और यह अरब सागर से अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे तक स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप जो है एक सींग के समान लगता है, इसलिए इसको हम लोग इसको सींग के समान लगता है, इसलिए अरब सागर में अदन की खाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे मध्ययुगीन काल में बिलाद अल और बर्बर कहा जाता था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अफ्रीका के सींग के क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। अफ्रीका के सींग के क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित हैं। तो याद कीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत हो जाए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया?
तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा 1773। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था और साथ ही कंपनी की संचालक समिति में आमूल चूक परिवर्तन करना था और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। और 1773 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ था और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। याद रखिएगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी 1773 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अपशिष्ट जो है पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। कागज के कप जो हो जाएंगे वो सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि पर्यावरण को क्षति से बचाने के उपाय निम्न में बहुत हैं और कागज के कप का अपशिष्ट जो है पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है। पॉलीथीन बैग, रासायनिक कीटनाशक ये सब ज़्यादा पहुंचाते हैं। और जो है फ्रेंड्स इसके जो है इसे बचा सकते, जैसे कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारा, जो कि पर्यावरण को क्षति से बचाने का ये हम उपाय कर सकते हैं इसे। और मोटर कारों और स्वचालित वाहनों को ट्यूनिंग करवाना चाहिए और उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा कागज के कप। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत हमारा नहीं है। तो पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो विकल्प में एक से अधिक हो जाएगा आंसर हमारा। तो ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है, या ए बी जो है, और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। ए, बी और सी हो जाएगा, जो कि नाभिकीय ऊर्जा और हमारा सौर ऊर्जा और बहुत सारे जो है भूतापीय ऊर्जा, ये सब जितने भी हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा हैं। ये क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है। और पारंपरिक ऊर्जा में कौन से आते हैं, तो जीवाश्म ईंधन आते हैं, ताप विद्युत नियंत्रण होते हैं, जल विद्युत संयंत्र होते हैं और पवन ऊर्जा, ये सब पारंपरिक स्रोत हैं, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। ये सब पारंपरिक स्रोत नहीं है फ्रेंड्स, ये सब जितने भी हैं गैर पारंपरिक हैं। और पारंपरिक अगर पूछा जाए, पारंपरिक पूछा जाए तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, जीवाश्म हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। उसके बाद से हमारा ताप विद्युत हो जाएगा, ताप विद्युत हो जाएगा। उसके बाद से हमारा पवन ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद से हमारा जल विद्युत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा। तो ये पारंपरिक ऊर्जा है फ्रेंड्स, और ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ये सब कौन सा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ये सब गैर पारंपरिक ऊर्जा है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे MCQ 70 MCQ हमें 40 MCQ जीके हमारा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।